स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। टॉपिक ज्योग्राफी का है। पहली क्लास मैंने आपको चैनल पे मिल जाएगी, पढ़ा दी है। ये दूसरी क्लास है ज्योग्राफी की। इसी तरीके से इकोनॉमी, पॉलिटी और ये सारी सब्जेक्ट्स चलेंगी। तो जो ज्योग्राफी की सेकंड क्लास है हमारी, सेकंड क्लास को अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो, पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी रिफाइनरी। विश्व की सबसे पुरानी रिफाइनरी जो कि कब शुरू की गई थी? 1901 में शुरू हो गई थी भाई साहब। इस वजह से इसको कहा गया है दुनिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी, और हिंदी में बोलते हैं परिशोधनशाला। परिशोधनशाला। रिफाइनरी में होता क्या है, जो कच्चा तेल आता है उसे शुद्ध किया जाता है। कच्चे तेल को शुद्ध किया जाता है परिशोधनशाला में। तो दुनिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी से माना जाता है, जो शुरू हुई थी, है ना। और कहाँ पे स्थित है ये? डिगबोई। डिगबोई कहाँ पे? आसाम में। आसाम का एक शहर है डिगबोई, यहाँ पर स्थापित की गई थी। क्योंकि भारत में जब कच्चे तेल की खोज हुई थी वो भी आसाम में ही हुई थी, है ना। सबसे पुराना जो क्षेत्र था वो माकूम था। 1860 के आसपास खोजा गया था सबसे पुराना कच्चे तेल का क्षेत्र माकूम, जो कि आसाम में स्थित है, ठीक है। और ये सबसे पुरानी रिफाइनरी। अगले प्रश्न पर चलेंगे, शेयर करते रहें क्लास को। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कॉफी को लेकर के। भारत में सबसे ज्यादा या सर्वाधिक उत्पादन कॉफी का कर्नाटक करता है। अकेला कर्नाटक 75% कॉफी का प्रोडक्शन करता है भारत में। मतलब यदि 100% कॉफी का उत्पादन भारत में हो रखा है तो उसमें से 75 मतलब 75%, 3/4 जो हिस्सा वाला पूरा का पूरा एक भाग है, 3/4 भाग कर्नाटक अकेला करता है कॉफी का उत्पादन। और कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन नामक एक मादक पदार्थ पाया जाता है ना, जो उत्तेजना को बढ़ाने में मदद करता है। ऐसा हमारे ये स्टूडियो में बैठे हुए विद्यार्थी हैं उनका कहना है ना। कैफीन भी लिख लेना, कॉफी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अरेबिका और रोबस्टा, दो प्रकार की कॉफी का उत्पादन हमारे कर्नाटका में होता है। एक अरेबिका प्रकार की होती है और एक रोबस्टा प्रकार की होती है, ये भी नोट कर लेना। अगला प्रश्न हमने लिखा है आपके लिए, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध के उत्पादन से है। किससे है? मिल्क प्रोडक्शन से, है ना। मिल्क प्रोडक्शन से है। दूध के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, इस चीज पर काम किया गया था सबसे ज्यादा। तो ऑपरेशन फ्लड नामक एक कार्यक्रम चलाया गया, जो 3 चरणों में भारत में चला। आप नोट कर लेना। दूध का उत्पादन किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड। तो पहला चरण कब शुरू हुआ इसका? 70 से 80, 10 साल तक चला था। दूसरा चरण था 81 से 85 और तीसरा था 1985 से 1996। 3 चरणों में ऑपरेशन फ्लड चला था, ये नोट कर लेना, जो कि दूध के उत्पादन से संबंधित था। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। और जो अमूल का दूध आमतौर पे आप पीते हैं, डेयरी से लाते होंगे, पैकेट पे लिखा रहता है अमूल। अमूल की स्थापना सबसे पहले गुजरात में की गई थी, गुजरात के आणंद शहर में। कौन से शहर में? आनंद में। वहां से फिर जो पूरे भारत में स्थापित हुआ अलग अलग जगह। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहरों के लिए पानी कहां से आता है? नदियों से आता है। या 2 नदियों का मान लो कहीं संगम हो रहा है, या 3 नदियों का आपस में कहीं विलय संगम हो रहा है ना। या किसी एक इंडिविजुअल नदी से भी निकाला जाता है। तो भारत की सबसे लंबी नहर है ये, लंबाई इसकी सबसे ज्यादा है, जो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई करती है। तो सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर है। इसे हरके बैराज पंजाब से निकाला गया है और राजस्थान में ये सिंचाई करती है बहुत बड़े पैमाने पर। राजस्थान के तकरीबन 11 से 12 जिलों में सिंचाई करती है, जो कि 1984 के आसपास इस नहर को शुरू किया गया था, ठीक है। इंदिरा गांधी इस नहर का नाम है। कहाँ से निकलती है? सतलज और ब्यास दोनों नदियों का संगम होता है हरके बैराज पंजाब में, वहां से ये निकलती है, ठीक है। निकाली गई है कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। अगले प्रश्न पे चलेंगे। भारत में रेल के डिब्बे सबसे ज्यादा कहाँ पे बनाए जाते हैं? रेल के डिब्बे भारत में जो ट्रेन है, हमारी रेलगाड़ियां हैं, उनके जो कंपार्टमेंट होते हैं, जो कोचेस होते हैं, या रेल के डिब्बे अपनी भाषा में, कहाँ पे बनते हैं? वैसे भारत में बहुत सारी यूनिट्स हैं, शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, जो अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में स्थापित है। लेकिन उसके इतर 2 इलाके ऐसे हैं, 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ सबसे ज्यादा रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। एक है पंजाब का कपूरथला, ये राज्य लिख लेना, पंजाब में स्थित है कपूरथला। दूसरा है पेराम्बूर, इसका राज्य लिख लेना तमिलनाडु। पेराम्बूर तमिलनाडु में और कपूरथला पंजाब में, यहाँ बनाए जाते हैं रेल के डिब्बे। अगला प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान।
परमाणु अनुसंधान, जो परमाणु से संबंधित मतलब जो लाइट का उत्पादन होता है, एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जाते हैं, है ना, विद्युत उत्पादन के लिए, उनके ऊपर रिसर्च का सेंटर स्थापित किया गया था। काय का रिसर्च का, भाभा के नाम से खोला गया था। भाभा एक वैज्ञानिक थे, है ना, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा करके उनका पूरा नाम था, दिमाग से थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। उनके नाम से इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और इसका मुख्यालय मुंबई में, मुंबई के ट्राम्बे नामक जगह पर स्थित है। ब्रैकेट में ट्राम्बे लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक जनजाति आपने पढ़ी होगी, परीक्षाओं में खूब आती रही है, टोडा जनजाति। एक टोडा जनजाति और दूसरी भी लिख लेना यहाँ पे कोटा जनजाति। दो जनजातियां निवास करती हैं। टोडा बहुत प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम्स में पूछ ली गई है। ब्रैकेट में कोटा और लिख लेना, सेम जगह रहती है। कोटा और टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती हैं। ये जनजातियां नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? दक्षिण भारत में, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक 3 राज्यों में फैली हैं। लेकिन ये जनजाति सिर्फ नीलगिरी की पहाड़ियों पर तमिलनाडु वाले हिस्से में रहती है। यदि राज्य आ जाए परीक्षा में कभी कि कौन से राज्य में निवास करती है जनजाति, तो आंसर क्या आएगा हमारा? तमिलनाडु आंसर लगाएंगे। कौन सी जनजाति के लिए? टोडा। मुख्य तौर पर भैंस पालन करती है, ये पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। दूसरी जनजाति हमने आपके लिए लिखी है थारू जनजाति। थारू जनजाति अगर इस तरीके से प्रश्न आता है तो तराई के क्षेत्र में निवास करती है। कौन से क्षेत्र में निवास करती है? तराई के क्षेत्र में निवास करती है ना। अब तराई के क्षेत्र में दूसरे तरीके से आ जाए तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन से राज्य की? यूपी की। और यूपी में रहती है। एक्चुअली आपसे जिला आ जाए पूछने के तो गोरखपुर लगा दीजिएगा। गोरखपुर में बहुत बड़े पैमाने पे ये लोग निवास करते हैं, जो कि संक्रांति को शायद मेरे ख्याल से और दिवाली को शोक के रूप में मनाती है ये जनजाति, है ना। दोनों त्योहारों को शोक के रूप में मनाती है, ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है गोंड जनजाति से। गोंड जनजाति मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश में निवास करती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ये भी नोट कर लेना। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, जो कि बस्तर नामक क्षेत्र में भी निवास करती है। बस्तर का क्षेत्र कौन से राज्य के अंतर्गत आता है? छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आ जाता है। कौन से राज्य के अंतर्गत आ जाएगा? छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आ जाएगा बस्तर वाला क्षेत्र, है ना। एमपी और बस्तर वाले क्षेत्र दोनों जगह। अगली जनजाति है भील जनजाति। भील, भील देखो, भील राजस्थान में बहुत बड़े पैमाने पर पाई जाती है जनजाति। कौन से राज्य में भैया? राजस्थान में। इसके अलावा क्षेत्र पूछ लिया जाए तो मालवा का भी क्षेत्र इस जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? मालवा का जो पठार है, मध्य प्रदेश वाला हिस्सा, इस मालवा वाले इलाके में भील जनजाति निवास करती है। कोई दिक्कत सर? नो सर। अगली है खासी और गारो। मेघालय में पाई जाती है जनजाति। खासी, गारो और जयंती, तीसरी भी लिख लेना। ये कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। मेघालय में अगर बात करें तो 85% जो हिस्सा, 85% हिस्सा में निवास करती हैं ये वाली जनजातियां। कौन सी? खासी है, गारो है और जयंती है ना। इनमें से खासी जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी भी है, पहाड़ियां भी हैं। इसी पहाड़ियों के नीचे दक्षिण में एक शहर है मेघालय का जिसका नाम है चेरापूंजी, मौसिनराम। यहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम में। अगला देखिए कुकी जनजाति। इससे तो मुझे लग रहा है कि चांस है एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार संघर्ष चल रहा है मणिपुर राज्य में। मणिपुर राज्य में अब से कुछ महीने पहले लगभग गर्मियों में तो एक मैतेई जनजाति है, मणिपुर में रहती है, और एक कुकी जनजाति। कुकी तो कई बार एग्जाम में पहले आई है और याद रखना। इन दोनों जनजातियों में खूनी संघर्ष चल रहा है पिछले कई महीनों से लगातार। वहाँ पे सरकार ने पूरी कोशिश भी की लेकिन अभी तक नहीं रुका है, लेकिन कई हद तक रुक भी चुका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं झड़पें होती रहती हैं आपस में दोनों जनजातियों के लोगों में, है ना। तो कुकी जनजाति मणिपुर राज्य में निवास करती है, ये नोट कर लेना। और मणिपुर राज्य में तो रहती है, इसके अलावा उत्तर पश्चिम म्यांमार तक ये फैली हुई जनजाति है। उत्तर पश्चिम के इलाकों में म्यांमार तक फैली हुई जनजाति है मणिपुर के अलावा, है ना। और मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और इम्फाल के नाम से अभी हाल ही में नौसेना में एक नया पानी का जहाज भी शामिल किया गया है, INS इम्फाल। ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 2011 की जनगणना को हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो जो लक्षद्वीप केंद्र शासित राज्य है हमारा, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारत्ती। कवारत्ती राजधानी है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक ऐसा राज्य है जो इस तरीके से हम पढ़ते हैं लक्षद्वीप को, इस तरीके से लक्षद्वीप की आकृति है किसके अंदर? समुद्र के अंदर, है ना। ऐसे इनको बनाकर कैसे पढ़ते हैं? तो इसे मूगा का द्वीप बोलते हैं। कैसा द्वीप? मूगा द्वीप। कोरल की चट्टान है। लक्षद्वीप एकमात्र उदाहरण है भारत में, है ना। तो लक्षद्वीप की साक्षरता, सबसे ज्यादा साक्षरता थी, 91% साक्षरता थी, लगभग 92% केंद्र शासित राज्यों में।
केंद्र शासित राज्यों में 2011 की जनगणना में सबसे ज्यादा साक्षरता लक्षद्वीप राज्य की थी। नोट कर लेना, लगभग 92% साक्षरता है, मतलब 100 लोगों में से 92 लोग पढ़े लिखे हैं लक्षद्वीप के भीतर। और लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती। और लक्षद्वीप 36 द्वीपों को मिलाकर के एक बना हुआ टापू है, एक द्वीप है, द्वीप समूह है, जो कि अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में। इसकी कैपिटल है कवारत्ती। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं। भारत सरकार ने एक परियोजना को स्थापित किया जिसका नाम दिया था स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। क्या नाम दिया था? गोल्डन ट्राइंगल इंग्लिश में कहें तो। गोल्डन, स्वर्णिम का मतलब गोल्ड या गोल्डन, और चतुर्भुज का मतलब इंग्लिश में ट्राइंगल। चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना थी। इस परियोजना के तहत भारत सरकार ने 4 महानगरों को जोड़ा था। कितने महानगरों को जोड़ा है? 4 महानगरों को जोड़ने वाली ये परियोजना है। 4 महानगर लिखना चाहें तो आप लिख लो, मैं बोल देता हूं आपके लिए। याद रखना, सड़क परियोजना से संबंधित है ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जिसमें दिल्ली को जोड़ा गया, मुंबई को जोड़ा गया, कलकत्ता को जोड़ा गया और चेन्नई को जोड़ा गया। ये 4 शहरों को जोड़ा गया। उसी परियोजना का नाम स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। अगली एक गैस पाइपलाइन है भारत की, जो कि सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। जो भारत के कई राज्यों में गैस की सप्लाई करती है, कई राज्यों में गैस की सप्लाई करती है। शॉर्ट में इसका नाम लिखा है मैंने, और भी क्लासों में इसके बारे में बताऊंगा मैं। HBJ इसका नाम है ना, HBJ इसका नाम है। H से हजीरापुर है, जो कि गुजरात में स्थित है। B से मेरे दिमाग से निकल गया है, और J से जगदीशपुर है इसमें, है ना, वो थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो गया है। तो ये HBJ सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है, भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन, जो कि कहाँ से शुरू होती है? गुजरात से। गुजरात से शुरू होकर के दिल्ली, हरियाणा तक, उत्तर प्रदेश तक ये गैस की सप्लाई करती है कई राज्यों में, इवन बिहार में भी, है ना। HBJ के नाम से प्रसिद्ध मशहूर गैस की पाइपलाइन भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। नोट कर लीजिएगा इसे, है ना। बी का बताएंगे आपको, बी से एक शहर है इसमें, धारीवाल और लुधियाना। ये दोनों शहर हैं, एक धारीवाल, एक लुधियाना। आपने देखा होगा कपड़ों पर, जो कपड़े खरीदने हम जाते हैं खासतौर पर सर्दियों में, तो जो खादी के कपड़े हम कई बार लेने जाते हैं, ऊनी वस्त्र, उन पर धारीवाल लिखा भी आता है। क्या लिखा आता है? धारीवाल। कई बार कि धारीवाल के कपड़े हैं भैया, जैसे बोलते भी हैं। तो धारीवाल एक शहर है और लुधियाना भी एक शहर है। दोनों शहर भारत में ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन शहरों के भीतर जो फैक्ट्रियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो काय की हैं? ऊनी वस्त्रों की। तो दोनों शहर काय के लिए भारत में प्रसिद्ध हैं? ऊनी वस्त्रों के लिए। और सर्दियों में कौन से वस्त्र पहनते हैं? सर्दी से बचाव के लिए ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं, और सूती कपड़ों का इस्तेमाल गर्मियों में करते हैं, ग्रीष्मकालीन समय पर। एक बांध लिखा है हमने, मुल्ला पेरियार। मुल्ला है और पीछे क्या है? पेरियार। मुल्ला पेरियार बांध 2 राज्यों के बीच में झगड़े का मुद्दा बना हुआ है। झगड़े का विषय है तमिलनाडु और केरल, केरल और तमिलनाडु में। पेरियार नदी पर स्थित है ये। कौन सी? पेरियार नदी। इधर भी कुछ बांध लिखे मैंने। थीन बांध है। कौन सा बांध है? थीन। ये रावी नदी पर स्थित है भाई साहब, और कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में। अगला है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। ये महानदी पर स्थित है। कौन से राज्य में है? उड़ीसा में स्थित है महानदी पर। कौन से राज्य में? उड़ीसा में। भारत का सबसे लंबा बांध है भाई साहब, विश्व का भी सबसे लंबा बांध है। तकरीबन 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लगभग 26 किलोमीटर। टेहरी बांध भागीरथी नदी पर है, टेहरी जिले में स्थित है, और राज्य अगर लगाएंगे तो आप उत्तराखंड। जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टेहरी बांध। पोंग बांध जो ब्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ब्यास नदी पर। ये 4 बांध लिख लेना, 4-5 बांध, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क ऐसा, जो तैरता हुआ है, पानी के बीचों बीच है, लोकटक झील में है। ये कौन सी झील में है? लोकटक। मीठे पानी की झील है भारत की। और कौन से राज्य में स्थित है लोकटक झील? मणिपुर में। मणिपुर राज्य में स्थित है। और पार्क का नाम क्या है? केवल लामजाओ। लिख लेना, क्या नाम है? केवल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, भारत का एकमात्र, विश्व का एकमात्र। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गैंडों के लिए। और कहाँ पे स्थित है जी? असम राज्य में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन। प्रश्न है प्रतिशत से, परसेंटेज से प्रश्न है। प्रतिशत के हिसाब से भारत का कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा वनों का आवरण है, जंगलों का आवरण है?
कानन का आवरण है या विपिन का आवरण है, ये क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। प्रतिशत के आधार पर भारत में सबसे ज़्यादा है मिजोरम और नागालैंड, ये 2 राज्य लिख लेना। वैसे मिजोरम याद रखना, मिजोरम में प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन है। और ओवरऑल क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल है। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, दुनिया का, संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप, संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप लिख लीजिए साहब, कौन सा है? माजुली। जब विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो कि कौन से राज्य में स्थित है? आसाम में, और इसी जिले में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, नोट कर लीजिएगा। भारत में एक नदी का नाम है यरलुंग, क्या नाम है? यरलुंग जंगबो। यरलुंग जंगबो कौन सी नदी को कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है भाई साहब। कौन सी नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, जो कि मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत से। मानसरोवर झील में कहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी? तिब्बत से, कैलाश मानसरोवर से निकलती है। ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलने के बाद कहां पे बहती है? भारत के पूर्वी दिशा में बहती है। और तिब्बत में इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सांगपो। सांगपो बोले तो पवित्र नदी। और भारत में जो अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेकर के प्रवेश करती है, जहां पर इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? दिहांग नदी, है ना। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। अरुणाचल के बाद ये आसाम में बहती है, बहुत लंबे चौड़े, और असम में इसमें दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर आसाम में बहुत प्रसिद्ध एक मंदिर है, कामाख्या देवी का मंदिर, इसे भी नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पे। कावेरी नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में भाई साहब? कर्नाटक राज्य में, ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से। जैसे दक्षिण की गंगा कहते हैं पवित्रता के आधार पर। किस आधार पर? पवित्रता के आधार पर दक्षिण की गंगा कहते हैं। आगे कुछ सहायक नदियां हैं जो कई बार पूछी जाती है। हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। मालप्रभा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। मंजरा और प्राणहिता ये दोनों नदियां हैं, ये दोनों सहायक नदियां हैं किसकी? गोदावरी में आकर के मिलती हैं। ठीक है, मंजरा और प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदियां हैं, मालप्रभा कृष्णा की है, हेमावती कावेरी की है। और देख लो इधर भी लिखी है, पेनगंगा किसकी है? गोदावरी की। और एक और है वेनगंगा। पेनगंगा के साथ कौन सी आ जाए? मान लो वेनगंगा आ जाए भाई साहब, तो वेनगंगा भी किसकी है? गोदावरी की, लिख लेना वेनगंगा। महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ। ये आगे पीछे इधर उधर चेंज हो गया है ना। महानदी मुख्य नदी है और इसकी सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ। दामोदर मुख्य नदी है, दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? बराकर। ये बराकर सहायक है दामोदर की। कावेरी मुख्य नदी है और कावेरी की सहायक नदी कौन सी है? भवानी। लिख लेना ये सहायक नदियों को, है ना। सहायक नदियां भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछी जा सकती हैं। इस पॉइंट को आप याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है कभी कभार, सर्दी के समय में, कहाँ पे वर्षा हो रही है? उत्तरी मैदानों में। उत्तरी मैदानों को मतलब उत्तर प्रदेश में हो सकती है, बिहार में हो सकती है, दिल्ली में हो सकती है, हरियाणा में हो सकती है, पंजाब में हो सकती है, इन राज्यों में हो सकती है वर्षा। कब हो सकती है? शीतकालीन समय में, मतलब सर्दी के समय में। जैसे इस समय सर्दी का मौसम है, तो कई बार अखबारों में आता है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि संभावना है कि 2 या 3 दिन तक वर्षा हो सकती है। कब वर्षा हो सकती है? शीतकालीन समय में। तो ये शीतकालीन समय वाली जो वर्षा होती है, ये किसके, मतलब इस वर्षा के लिए क्या जिम्मेदार होता है? कौन सा फैक्टर जिम्मेदार होता है? ये प्रश्न आता है कई बार। उत्तरी मैदानों में या उत्तर के राज्यों में जो सर्दियों में वर्षा होती है, वो किस वजह से होती है? इसका फैक्टर क्या है? तो इसे क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है ये वर्षा। आराम से लिखना, पश्चिमी शब्द लिखो, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, है ना। विक्षोभ लिखना, ये ज्योग्राफी का शब्द है। इसकी वजह से ही सर्दियों में वर्षा होती है उत्तर के मैदानों में या उत्तरी मैदानों में, लिख लेना। और इसे समझाएंगे डिटेल में आपको, है ना। पश्चिमी विक्षोभ, जो भारत स्थित है ना, भारत से पश्चिम दिशा में जो देश हैं, पश्चिम दिशा में आप एशिया में चले जाइए, एशिया के बाद भूमध्य सागर तक जाएंगे, तो ये जो वर्षा होनी होती है, तो ये भूमध्य सागर से पानी को उठा करके एक मानसून लेकर के आ रखा होता है, तो वहाँ से पूरी यात्रा करता हुआ जो इस तरफ बारिश करता है, यहाँ तक आकर के, और भी बीच के देशों में, है ना। इसी को फैक्टर को क्या बोला गया है? पश्चिमी विक्षोभ बोला गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में शरदकालीन वर्षा, ये तो उत्तरी मैदानों की हो गई, और उत्तरी मैदानों में यदि सर्दियों में वर्षा हो रही है तो वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। लेकिन प्रश्न आता है, भारत में शरदकालीन वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में।
ये तमिलनाडु में होती है और ये होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। जो तमिलनाडु में वर्षा हो रही है, कोरोमंडल तट पर वर्षा हो रही है, वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। नोट कर लेना मानसून का नाम। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा, कौन सी? ग्रीष्म मतलब गर्मियों में जो वर्षा होती है, कौन से महीने में? मई से शुरू होती है। मई से खैर भारत में तो शुरू नहीं होती। मई में जो मानसून आते हैं वो अंडमान निकोबार से हवाएं चलना शुरू होती हैं। अंडमान निकोबार से क्या चलना शुरू होती हैं? हवाएं मतलब पवनें। तो अंडमान निकोबार से पवनें चलना शुरू होती हैं तो कौन से दिशा में चलती हैं? अंडमान निकोबार से तमिलनाडु की तरफ, है ना। कौन से हिस्से में चलती है? तमिलनाडु की तरफ। तो तमिलनाडु से केरल तक आती हैं जो हवाएं नीचे, और केरल से फिर पश्चिमी घाट में ऊपर होते हुए जो वर्षा होती है। ग्रीष्मकालीन वर्षा की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जून में जो मानसून की वर्षा होती है, कौन से महीने में? जून में। तो इसी को पढ़ते हैं हम दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा होती है वो कौन से मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है जून के महीने में। और ये पश्चिमी घाट पर ऊपर तक वर्षा होती है फिर, है ना। जैसे केरल में होगी सबसे पहले वर्षा इसी मानसून से। केरल के बाद कहाँ पे होगी? कर्नाटक में होगी, गोवा में होगी, महाराष्ट्र में होगी, गुजरात, एमपी, राजस्थान के कुछ हिस्सों में। इस तरीके से ये वर्षा उत्तर भारत के राज्यों तक आती है। कौन से मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से ये वर्षा होती है। नोट कर लेना, है ना। गर्मियों में जो हमारे यहाँ, और 4 महीने तक मानसून रहते हैं। जून से मानसून शुरू होकर के सितंबर तक, कम से कम, है ना। अगस्त सितंबर तक वर्षा होती है जून से शुरू होकर के। तकरीबन 4 महीनों तक वर्षा का कार्यक्रम रहता है इसी मानसून से। ठीक है। करेवा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये ज्योग्राफी में हम आपको बता रहे हैं। करेवा, करेला नहीं, करेवा। करेवा उस खेती को बोलते हैं, उस क्षेत्र को बोलते हैं जहां पर केसर की खेती होती है। काय की खेती होती है? केसर की खेती। जहां केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है उसे क्या बोलते हैं? करेवा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? करेवा बोला जाता है। केसर की सबसे ज्यादा खेती भारत में कौन से राज्य करता है? कश्मीर। और कश्मीर के कौन से जिले में होती है? किश्तवाड़ में। इसको अभी जीआई टैग भी दिया गया है ना। तो करेवा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? करेवा। आगे बात करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा वन, जो फॉरेस्ट, जो जंगल पाए जाते हैं, वन कौन से पाए जाते हैं हमारे देश में? सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं भारत के भीतर? सबसे ज्यादा, है ना। वन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, सदाबहार वन होते हैं, पर्णपाती वन होते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं, है ना, पतझड़ वाले वन होते हैं। इनमें से दे देता है ऑप्शन कि भाई बताइए हमारे भारत के विस्तार में सर्वाधिक पैमाने पर या क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जा रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो हमारे भारत में, पॉइंट नोट कर लेना आप, सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाया जाता है, इन्हें वनों की दृष्टि से पढ़ते हैं हम। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, आर्द्र शब्द लगाना। आर्द्र का मतलब है यहाँ पानी सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? पानी। वर्षा सबसे ज़्यादा अच्छी हो रही है, वहीं पे तो पेड़ पौधे होंगे, अच्छे होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ वर्षा नहीं होगी तो हमारा राजस्थान है, रेगिस्तान होगा। सिंपल सी बात है, लॉजिक से ध्यान रखने। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यही है क्या? हाँ, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इन वनों में 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा प्राप्त करते हैं। क्योंकि वर्षा अच्छी होती है, तो वर्षा अच्छी होती है तो पौधों का विकास होता है, पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं इन इलाकों में, इन क्षेत्रों में, है ना। साल हो गया, सागौन हो गए, इनके वृक्ष भी पाए जाते हैं इसमें। उदाहरण में लिख लेना, साल, सागौन, इनके वृक्ष सबसे ज़्यादा इधर पाए जाते हैं। इंडिया में ज़्यादातर क्षेत्रफल पर यही पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे उड़ीसा की यदि मैं बात करूं, उड़ीसा की बात के अलावा इतर पश्चिमी घाट वाले इलाके में, केरल से लेकर के महाराष्ट्र तक के रीजन में उष्ण कटिबंधीय कौन से बने? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं इसी वाले हिस्से में। तो इंडिया में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। ये ज्योग्राफी की हमारी सेकंड क्लास थी, भूगोल की सेकंड क्लास थी। टॉप 50 क्वेश्चंस थे। इससे पहले भी हम पढ़ा चुके हैं क्लास। लगातार आपको उस सीरीज़ का अध्ययन कराएंगे। पॉलिटी की, इकोनॉमी की, ज्योग्राफी की सभी सीरीज लगातार चलेंगी और उत्तर प्रदेश की क्लासेस भी लगातार चल रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करते रहें। नए जुड़ते हैं तो हमारे साथ, आप चैनल के साथ जुड़िए। बिल्कुल निःशुल्क हम पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप ऑफलाइन में भी पढ़िए, ऑनलाइन में भी हमारे साथ पढ़िए। देवेंद्र क्लासेस सेंटर के साथ जुड़ करके और देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कीमती सुझाव भी आप हमें देते रहें, जिससे कि और बेहतर से बेहतर हम कर सकें अपने चैनल के साथ, अपनी छोटी सी टीम के साथ। सभी को नमस्कार। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। राधे राधे।